मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 15वें वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 6 समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल का अध्ययन करेंगे। आज के पहले वीडियो में हम इसके 10 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अध्याय 6 का पहला बिंदु, शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने सजोने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पाएँ। यह नीति इस बात की पुष्टि करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य होगा। इस अध्याय को अध्याय 14 के साथ पढ़ा जाए, जिसमें उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन के मुद्दे पर चर्चा की गई है। सेकेंड बिंदु, यद्यपि भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, किंतु असमानता आज भी देखी जा सकती है। विशेषकर माध्यमिक स्तर पर हम सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पीछे रहे हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित SEDG, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, इन समूहों में लिंग, विशेष रूप से महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, OBC और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, भौगोलिक पहचान जैसे गांव, कस्बे व आकांक्षी जिले के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता, सीखने से संबंधित अक्षमता, सेहत और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे या बाल तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे, जिनमें शहरों में भीख मांगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल है, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जबकि स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है, नामांकन में यह गिरावट सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों SEDG में अधिक है और विशेषकर इन SEDG की महिला अभ्यर्थियों के संदर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में SEDG के नामांकन में यह गिरावट और अधिक है। सामाजिक आर्थिक पहचान में आने वाले SEDG की संक्षिप्त स्थिति अनुवर्ती उपखंडों में दी गई है। अब दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट 2.1, UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3 हो गया है। नामांकन में यह गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों 10.6% से 6.8% और दिव्यांग बच्चों 1.1% से 0.25% के लिए अधिक गंभीर है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए इन नामांकनों में और भी अधिक गिरावट आई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन में गिरावट और अधिक है। दूसरे बिंदु का दूसरा पॉइंट, गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं
और भाषा सहित अनेक विभिन्न कारकों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में इन अंतरालों को पूरा करना प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, जिन्हें पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर पहचाना जाता है, पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 2.3 विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आदिवासी समुदायों के बच्चे अक्सर अपने स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है कि जनजातीय समूहों के बच्चों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिले। 2.4 स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम है। यह नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों और विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपों के महत्व को स्वीकार करती है, जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है। 2.5 में पॉइंट, यह नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है। 2.6 स्कूल शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग रणनीति तैयार की जाएगी, जैसा कि निम्नलिखित उपखंडों में उल्लेख किया गया है। 6वें अध्याय का तीसरा बिंदु ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान और विद्यालय तक पहुंच, नामांकन, उपस्थिति आदि से संबंधित समस्याएं व सिफारिशें, जिनकी अध्याय 1 से 3 में चर्चा की गई है, विशेष रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले लाभान्वित समूहों के लिए महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। अतः SCDG के संदर्भ में अध्याय 1 से 3 में दिए गए उपायों को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाएगा। 6वें अध्याय का चौथा बिंदु, इसके अतिरिक्त लक्षित छात्रवृत्ति माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना आदि जैसी विभिन्न सफल नीतियां और योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे उन क्षेत्रों में SCDG की भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में काफ़ी बढ़ी है। इन सफल नीतियों और योजनाओं को पूरे देश में और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अध्याय 6 का 5वां बिंदु, यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह पता लगाए कि कौन से उपाय विशेष रूप से कुछ SCDG के लिए प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए साइकिल प्रदान करना और स्कूल तक पहुंचने के लिए साइकिल व पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना महिला छात्रों की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में यह विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरा है। यहाँ तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से और माता पिता को मिलने वाले सुरक्षा भाव के कारण यह काफ़ी प्रभावी तरीका रहा है। दिव्यांग बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण, मुक्त विद्यालयी शिक्षा, उचित बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। जो विद्यालय गुणवत्तापूर्ण ढंग से बचपन की देखभाल व शिक्षा प्रदान करते हैं, वे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इस बीच यह भी देखा गया है कि शहरी गरीब क्षेत्रों में काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो कि छात्रों, अभिभावकों, स्कूलों व शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं, को काम पर रखना उपस्थिति, सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने की दृष्टि से
विशेष रूप से प्रभावी है। अध्याय 6 का 6वां बिंदु, आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में एसईडीजी का काफ़ी बड़ा अनुपात है। इसके अलावा ऐसे भौगोलिक स्थान भी हैं जिनकी पहचान महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में की गई है और जिन्हें अपने शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित एसईडीजी की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित किया जाना चाहिए, जहां केंद्र व राज्य के द्वारा सही मायने में इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से उपरोक्त सभी योजनाओं और नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अध्याय 6 का 7वां बिंदु, हम देख सकते हैं कि अल्प प्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है। दुर्भाग्यवश एसईडीजी के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज़्यादा इस समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका, वर्तमान व भावी पीढ़ियों के आचार विचार को आकार देने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए मानती हैं कि एसईडीजी की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान व आने वाली पीढ़ियों की शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अतः नीति इस बात की सिफारिश करती है कि एसईडीजी विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केंद्रित होना चाहिए। 6वें अध्याय का 8वां बिंदु, इसके अलावा भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कोष उपलब्ध होगा। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे स्वच्छता और शौचालय से संबंधित सुविधाएं, साइकिल व सशर्त नगद स्थानांतरण आदि। यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और उसे बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाएगा, जो महिला व ट्रांसजेंडर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। अन्य एसईडीजी की शिक्षा तक पहुंच से संबंधित समान समस्याओं के समाधान हेतु इसी प्रकार की समावेशी निधि की व्यवस्था की जाएगी। संक्षेप में इस नीति का उद्देश्य किसी भी लिंग या अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित तक पहुंच में विशेष असमानता को समाप्त करना है। अध्याय 6 का 9वां बिंदु, ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इन छात्रावासों में सभी बच्चों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत बनाया जाएगा तथा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों ग्रेड 12 तक में प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें और अधिक विस्तारित किया जाएगा। भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विशेषकर आकांक्षात्मक जिलों, विशेष शिक्षा क्षेत्रों व वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। कम से कम 1 वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में व देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में प्री स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा। अध्याय 6 का 10वां और इस वीडियो का अंतिम बिंदु ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट समावेशी शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जहां सामान्य व विकलांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। यह नीति RPDW एक्ट 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा तैयार करते समय NCERT द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने NEP 2020 के अध्याय 6 समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल के 1 से लेकर 10वें बिंदुओं का क्रमवार अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में इसी अध्याय 6 समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम के अंतिम 10 बिंदु अर्थात बिंदु संख्या 11 से 20 तक का अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और NEP को पूरा देखने समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।